तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इन दिस आइसोमेरिज्म द isomers differ in the relative arrangement of ligands in space around the central metal atom or ion। ठीक है, डेफिनेशन याद है ना आपको, यही पढ़ा था। यस सर। इसमें इसमें डिफरेंस सिर्फ लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है, और वो भी रिलेटिव अरेंजमेंट। सेंट्रल मेटल के अराउंड जो स्पेस होती है उसमें लिगेंड्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफर करता है, बस बाकी कुछ नहीं। स्ट्रक्चर सेम रहता है। स्ट्रक्चर जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है। जैसे वो आयंस कौन से बनाएंगे सोल्यूशन में, वो सेम रहेगा यहाँ पर। रिमेम्बर, जब हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि आइसोमर्स में डिफरेंस होता है आयंस का, जो वो सोल्यूशन में बनाते हैं। यहाँ पर वो डिफरेंस नहीं होगा। वहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज लिगेंड का डिफरेंस होगा, यहाँ पर वो भी नहीं होगा। वहां पर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वो डिफर कर सकता है, यहाँ पर वो भी डिफर नहीं करेगा। वहां पर हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म में देखा कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनका लिंकेज, पॉइंट ऑफ लिंकेज डिफर करता है, यहाँ पर वो भी डिफर नहीं करेगा। तो यहाँ पर फिर डिफर क्या करेगा, सिर्फ लिगेंड्स का स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट कैसा है वो डिफर करेगा। ठीक। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फर्दर कितने टाइप्स हैं, हमने ये डिस्कस किया था क्या? टू टाइप्स। यस सर। टू यस, टाइप्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। एक टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, ये क्या होता है। इन दिस आइसोमेरिज्म द हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़ा था ना। यस सर। कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हेटेरोलेप्टिक? जिनमें एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। यस, जिनमें लिगेंड्स एक से ज्यादा टाइप्स के हों, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हों। ठीक। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में जहां पर लिगेंड्स एक से ज्यादा टाइप के हों, उनका रिलेटिव अरेंजमेंट, लिगेंड्स का रिलेटिव अरेंजमेंट इन स्पेस डिफर करता है। राइट।
लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, कम्प्लेक्स शुड बी हेटेरोलेप्टिक। अगर होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके। तो जो इसमें लिगेंड्स है, अब देखो हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस में कुछ लिगेंड्स सिमिलर होंगे आपस में, कुछ डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक कम्प्लेक्स है, एक जनरल में फॉर्मूला लिखता हूँ, एम, इसमें ए और बी दो किस्म के लिगेंड्स हैं। मान लो ए दो है और बी भी दो है, ठीक है। ऐसे कम्प्लेक्सेस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज हो सकता है। अगर कम्प्लेक्स इस टाइप का हो, जैसे एम है सेंट्रल मेटल, उसके साथ लिगेंड्स हैं ए और 6 टाइम्स है, ये किस किस्म का कम्प्लेक्स बन गया? होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक। ये होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। और ये जो हेटेरोलेप्टिक है इसमें हो सकता है। इसमें भी हमने देखना है क्या कंडीशंस होंगी। इसमें जो सिमिलर लिगेंड्स होते हैं उन्होंने स्पेस में क्या पोजीशन ऑक्यूपाई की है? वहां से अराइज होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके। किसकी किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिमिलर लिगेंड्स की। जैसे जब ये जो M A2B2 कम्प्लेक्स मैंने कहा, इसमें दो ए है ना आपस में सिमिलर, और दो बी भी आपस में सिमिलर है। वो जो सिमिलर लिगेंड्स हैं उन्होंने स्पेस में कैसी पोजीशन ऑक्यूपाई की है, वहां पर डिफरेंस होगा। जैसे मान लो अगर सिमिलर लिगेंड्स ने एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई की हो, एडजेसेंट आप समझते हैं ना, साइड बाय साइड। अगर सिमिलर लिगेंड्स ने एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई की है तो उस आइसोमर को हम नाम देते हैं सिस आइसोमर। और अगर सिमिलर लिगेंड्स ने अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई की हो तो उस आइसोमर को हम नाम देते हैं ट्रांस। ट्रांस आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में मेनली हमारे पास दो किस्म के आइसोमर्स होते हैं, एक सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर is that isomer in which the similar ligands occupy the adjacent positions, and trans isomer is that isomer in which similar ligands occupy the opposite positions। ये जरा डेफिनेशन आप लोग नोट कर लो। सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर की डेफिनेशन आप लोग नोट करेंगे। सिस आइसोमर इज that geometrical isomer in which the
the similar ligands occupy the adjacent positions around the central metal atom or ion. ये आ गई सिस आइसोमर की डेफिनेशन। इसी तरह से आप लोग ट्रांस आइसोमर की डेफिनेशन भी देंगे। ट्रांस की डेफिनेशन मैं यहाँ पर नोट नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसे बता दूंगा, आप यहीं से देखकर आप लिखेंगे ट्रांस आइसोमर, यहीं पर आप चेंजेस कर दो। सिस आइसोमर की जगह आप लिख दो ट्रांस आइसोमर is that geometrical isomer in which the similar ligands occupy the, अब यहाँ opposite हाँ एडजेसेंट की जगह अब आप लिख सकते हैं positions. opposite positions around the central metal atom or ion। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो ये डेफिनेशन। हो गया, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. अब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन complexes with coordination number 4 and 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब किसी कम्प्लेक्स में होगा, इसका मतलब है कि सेंट्रल मेटल के साथ 4 monodentate ligands. यस, इसके साथ 4 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो सकते हैं। इस तरह से ML4 मैंने लिखा, इसमें L रिप्रेजेंट करता है लिगेंड्स को। या ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंट्रल मेटल के साथ Tetradentate ligand. 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स हों। ठीक है ना? या फिर जैसे आपने कहा, इसके साथ एक टेट्राडेंटेट लिगेंड हो सकता है। या उसके अलावा भी एक ऑप्शन बनता है कि मान लो एक बाइडेंटेट लिगेंड हो और साथ में 2 मोनोडेंटेट हों, है ना? तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सर जाएगा ना? यस। सर EDTA2 नेगेटिव को हम टेट्राडेंटेट बोल सकते हैं? किसको? EDTA2 नेगेटिव हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब सर वो मतलब वो एज अ मोनोडेंटेट ये असल में बाइडेंटेट या टेट्राडेंटेट। असल में वो उसका नाम फिर
ईडीटीए नहीं रहेगा। जब आपने कहा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, जब आपने टेट्रा कहा ना, तो फिर तो उसमें चार्ज टू नेगेटिव नहीं हो सकता। उसमें फिर चार्ज उसमें चार्ज फिर फोर नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, उसमें अगर, जैसे देखो उसमें एसीटेट में जब हम स्ट्रक्चर लिखते थे उसमें सी ओ ओ नेगेटिव होते थे चार, थे ना। यस। अब अगर उसमें से दो ही सी ओ ओ नेगेटिव है, इसका मतलब है कि दो जगह पर सी ओ ओ नेगेटिव के साथ कुछ जुड़ गया, और जैसे एच जुड़ गया, वो सी ओ ओ एच दो बन गया। और दो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स और दो फिर एसीटेट आइंस में से हाँ, जो बिल्कुल डोनेट। बिल्कुल, उस केस में फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा, फिर वो ईडीटीए में थोड़ा सा चेंज हो गया। और चार, सर अगर ईडीटीए लिखकर हम टू नेगेटिव लिखे तो वैसे गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, लिख सकते हैं, थोड़ा आइडिया तो मिल जाता है ना। यस सर। बिल्कुल हो सकता है। या फिर उसमें एक दूसरी एग्जांपल आपके पास है, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। ट्राई ट्राई था। इथाइलिन टेट्रा अमाइन, यस सर। वो भी एक हाँ। टेट्राडेंटेट लिगेंड बनता है। छोड़ो उसको, हाँ। आप ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है उनको अभी छोड़ दो। अभी तो हम सिर्फ जो मोनोडेंटेट है और बाइडेंटेट है उन पर फोकस करेंगे यहाँ पर। क्योंकि जब हम डायरेक्टली कम्प्लेक्स चीज़ों पर जाते हैं ना, तो एक टॉपिक हमें बड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है। हम सिंपलेस्ट केसेस से डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि मान लो बाइडेंटेट को भी छोड़ दो, अभी सिर्फ मोनोडेंटेट की बात करते हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और मैं सिंपल से कम्प्लेक्स की ही तरफ ही चल रहा हूँ। अगर बीच में आप डायरेक्टली हेक्साडेंटेट की बात करोगे ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। जब मुझे लगेगा सूटेबल कि आप अब हेक्साडेंटेट की भी बात समझ सकते हैं, तब मैं बता दूंगा यहीं से। देखो, मोनोडेंटेट लिगेंड, ये जो मैंने ML4 लिखा था, मान लो इसमें जितने भी L मैंने लिखे हैं, लिगेंड लिखे हैं, मान लो ये मोनोडेंटेट है। तो चार मोनोडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। ठीक। अब लेकिन हमने पहले ही कहा था कि शर्त क्या है, कंप्लेक्स मस्ट बी हेटेरोलेप्टिक। कंप्लेक्स कंप्लेक्स मस्ट बी, यस, हेटेरोलेप्टिक। है ना, हेटेरोलेप्टिक होने चाहिए। ये जो मैंने ML4 लिखा है, इसमें मैं पहले कंडीशंस लिख लेता हूँ। मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, MA4, तो ये कैसा हो गया, होमोलेप्टिक। इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, MA2B2, ये हेटेरोलेप्टिक है। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, वो हमने चेक करना है। हेटेरोलेप्टिक में भी शर्तें हैं। अगर ऐसा एक कम्प्लेक्स है, MA3B, इसमें भी चार ही लिगेंड्स है ना। अब यहाँ पर मैं लिगेंड्स को A और B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कहीं CD भी लिखूंगा। अब MA3B है, ये भी एक हेटेरोलिप्टिक कम्प्लेक्स है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इस सब पर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करना है, वो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लिगेंड्स की ज्योमेट्री कैसी होती है। ज्योमेट्री का मतलब है कि लिगेंड्स का अरेंजमेंट कैसा होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल। सर या टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर। यस, दो किस्म के अरेंजमेंट्स होते हैं, या टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि ये मेटल है, इसके साथ इस तरह से चार लिगेंड्स अटैच्ड हैं, और किसी भी दो लिगेंड्स, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये सारे बॉन्ड्स आप जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, इस तरह से।
अरेंजमेंट को हम कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। ये बन गया टेट्राहेड्रल। और आप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल में किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच में अगर आप एंगल देखें, 109 डिग्री 28 मिनट्स। यस 109 डिग्री 28 मिनट्स, या जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री भी लिखते हैं। ठीक, ये आ गया टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। दूसरा मैंने क्या कहा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि अगर ये सेंट्रल मेटल है, इसके अराउंड चार लिगेंड्स एक ही प्लेन में है। और किस शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है। ठीक, और एंगल जरा देख लो आप। ये देखो, ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। क्या 90 के अलावा कोई और एंगल भी है? आप जरा नो सर। इन दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल देखो, 180 डिग्री। है ना, 180 डिग्री। ऐसे मिनिमम एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन 180 डिग्री भी एंगल है मैक्सिमम। दो लिगेंड्स के या दो बॉन्ड्स के बीच में 180 डिग्री एंगल भी प्रेजेंट है। ये देखो, 9 बजे भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये हालत है, 7:30 से हमने टाइम 8:30 किया, अभी भी लोग आधे घंटे के बाद, आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपकी सीरियसनेस है पढ़ाई की तरफ। अच्छा, अब जरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे आप बताओ, मैंने अभी कहा था रिलेटिव अरेंजमेंट में डिफरेंस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, उसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या है, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल। मुझे बताओ, टेट्राहेड्रल में क्या रिलेटिव अरेंजमेंट में डिफरेंस हो सकता है? जैसे मान लो, मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल दी है, Ma2B2, ये कॉम्प्लेक्स है। और मान लो इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ये है टेट्राहेड्रल। अब आप मुझे बताओ सिमिलर लिगेंड्स, जैसे मान लो दो ए में लेता हूं, एक ए में यहां पर रख लेता हूं और दूसरा ए सपोज यहां पर है। बताओ इन दो सिमिलर लिगेंड्स के बीच में कितना एंगल है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, एक ए को यहाँ से हटा देता हूँ। एक ए को यहाँ से हटा दिया, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब बताओ इन दो ए लिगेंड्स के बीच में कितना एंगल है? सेम ही होगा सर, सभी के बीच में सेम है। सेम एंगल सेम। है। अब अगर मैं ऐसे रख दूं दो सिमिलर लिगेंड्स ए को, अभी भी वही एंगल है कि नहीं? यस सर। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक ए यहाँ पर रख लेता हूँ, एक ए यहाँ पर रख लेता हूँ। अब कितना एंगल है? सिमिलर ही सर। सिमिलर एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसका मतलब है कि सिमिलर लिगेंड्स को मैं इन चार में से किसी भी दो पोजीशंस पर रख दूं, एंगल में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा था, ये देखो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में कहा था कि सिस आइसोमर वो आइसोमर है जिसमें सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं, और ट्रांस वो आइसोमर है जिसमें सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट पोजीशन पर हैं। तो क्या इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या कोई दो पोजीशंस हैं जिनको आप एडजेसेंट और कोई दो पोजीशन जिनको आप अपोजिट डेजिग्नेट कर सकते हैं? नो सर। नहीं ना कर नो सकते। सर। इसका मतलब है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एडजेसेंट और अपोजिट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और जहां पर एडजेसेंट और अपोजिट अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहां से आप पॉइंट नोट कर लो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
डू नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये नोट कर लो आप। टेट्राहेड्रल complexes do not show geometrical isomerism। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपसे कहा कि 90 डिग्री एंगल भी है और 180 डिग्री एंगल्स भी है। अगर यही Ma2B2 इसी टाइप का कॉम्प्लेक्स है, 4 लिगेंड्स हैं, हेट्रोलेप्टिक भी है, सिमिलर डिफरेंट लिगेंड्स भी हैं, और मैं कहता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है, इस तरह से। अब अगर मैं एक ए यहां पर रख दूं, दूसरा ए यहां पर रख दूं, तो बताओ मुझे इन दो सिमिलर लिगेंड्स के बीच में कितना एंगल बना? 90। 90। 90 डिग्री, राइट। अब अगर मैं एक ए यहां से हटा के यहां पर लिख दूं, अब मुझे बताओ सिमिलर लिगेंड्स के बीच में कितना एंगल है? 180। 180। 180, मतलब डिफरेंस अराइज हो रहा है, राइट। यस। जब जब दो सिमिलर लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल था, अब देखो, जिस वक्त इन दोनों के बीच में 90 होगा तो जो बाकी दो हैं बी लिगेंड्स, वो भी सिमिलर है ना आपस में, उनके बीच में भी कितना एंगल है इस वक्त? वही 90। 90। 90। इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो सिमिलर लिगेंड्स हैं दे आर प्रेजेंट एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस पर है, नियरेस्ट एंगल पर है। और अगर मैं अब ऐसे बना लूं, एक ए यहाँ पर बना लिया, दूसरा ए यहाँ पर बना लिया, मतलब ये दोनों जो सिमिलर लिगेंड्स हैं वो किस पोजीशन पर है? ऑपोजिट। अपोजिट पोजीशन पर है। अगर मैं अब बी दो लिगेंड्स भी ड्रा कर लूं तो वो भी एक दूसरे के साथ अपोजिट पोजीशन पर ही आ जाएंगे, राइट। इसका मतलब है कि इन दोनों में रिलेटिव अरेंजमेंट लिगेंड्स का डिफर कर रहा है, मतलब इन दोनों को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कह सकते हैं। एक जिसमें एडजेसेंट थे सिमिलर लिगेंड्स, सिस आइसोमर। इसको हम कहेंगे सिस आइसोमर, और जिसमें अपोजिट पोजीशन पर थे ट्रांस उसको आइसोमर। हम ट्रांस कहेंगे आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? अब ये जो मैंने Ma2B2 लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया ना? ये दोनों नो स्ट्रक्चर सर। आपने बना लिया, जल्दी से बना लो, इनको ड्रा करना जरूरी है। यहाँ पर आप नोट करना कि 90 डिग्री एंगल पर जो लिगेंड्स होंगे उनको हम एडजेसेंट कहेंगे, और जो 180 डिग्री पर होंगे उनको हम अपोजिट कहेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। डाइअमाइन
डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसमें सेंट्रल मेटल आप देख सकते हैं, दो लिगेंड्स भी हैं, हेट्रोलेप्टिक भी है, दो अमोनिया है और दो क्लोराइड है। इनके अगर हम सिस और ट्रांस आइसोमर बनाना चाहें, ये हमने एक आइसोमर बना लिया। ये कौन सा आइसोमर बना? Cis isomer. सिस आइसोमर। और अब हम ट्रांस बनाएंगे। जब मैं आइसोमर्स बनाता हूं, यहाँ पर आप एक चीज नोट करना, अमोनिया जब मैंने बनाया तो मैंने अमोनिया में कौन सा एटम प्लेटिनम के साथ लिंक्ड दिखा शो किया? Nitrogen. नाइट्रोजन। आप जानते हैं नाइट्रोजन। हाँ, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर ही लोन पेयर होता है, वही डोनेट करता है। डोनेटिंग एट। बिल्कुल, डोनर एटम। Yes, sir. तो इसलिए मैंने NH3 इस तरह से लिखा ताकि नाइट्रोजन हमें प्लेटिनम के पास दिखाई दे, उसके साथ लिंक्ड दिखाई दे। ओके। Sir. Yes, sir. दिख रहा है. अच्छा ठीक है, इसमें ये आ गया सिस आइसोमर, ये आ गया ट्रांस आइसोमर। अगर आपने इन दोनों का नाम देना हो ना, तो सिस लिख लो, उसके बाद ये जो ऊपर मैंने नाम दिया था, ये वाला IUPAC ने, सिस और उसके बाद ये नाम आप लिख दो। और इसी तरह ट्रांस और ट्रांस के बाद ये नाम लिख लो। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या कोई फर्क भी पड़ता है क्या प्रॉपर्टीज में? हमने आइसोमेरिज्म के बिगिनिंग में कहा था कि आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? क्या खाली अमोनिया के रिलेटिव अरेंजमेंट से प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस पैदा होता है? तो ये देखा गया है कि इन दोनों में से, ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताई है, इन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? इसमें ये जो सिस आइसोमर है, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, जबकि इसका जो ट्रांस आइसोमर है, इसका ऐसा कोई भी नेचर नहीं है। इसका मतलब खाली रिलेटिव अरेंजमेंट जो होता है लिगेंड्स का या एटम्स का स्पेस में किसी भी कंपाउंड में, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात नहीं होगी। आप जानते हैं आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, जब भी रिलेटिव अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा स्पेस में, तो प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे इन दोनों में डिफरेंस है, एक इसका जो सिस आइसोमर है, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, जबकि ट्रांस आइसोमर का ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं है। इस इस सिस आइसोमर को कॉमनली सिस्प्लेटिन कहा जाता है। और इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ सिस्प्लेटिन का कौन सा मेडिसिनल यूज है, ये किस काम आता है? तो कैंसर क्योर करने के लिए यूज होता है। कर लिया नोट आपने? Yes, sir. किया. अब चलो, एक टाइप के कम्प्लेक्सेस की बात हो गई, और वो आ गया ये MA2B2। आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर MA3B, अगर ये कम्प्लेक्स है, इसमें भी A और B दो किस्म के लिगेंड्स हैं, हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्स ये भी है, MA2B2 की तरह ये भी हेटेरोलेप्टिक है, और ये भी स्क्वायर प्लेनर है,
स्क्वायर प्लेनर है। बताओ क्या इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होगा? आप जरा ड्रा करके चेक कर लो। क्योंकि सर बी वाले के नहीं लिए होगा सर। अपोजिट में कोई होगा नहीं, तो चांस कैसे बनेगा उसका? देखो M A3 B3 है ना, इसमें आप एक काम करो, पहले बी है ना, बी बी अकेला है, उस बी को मैं कोई एक जगह दे देता हूँ, और बाकी तीन पोजीशन पर क्या होगा? ए। अब जरा आप देखो बी के एडजेसेंट क्या है? ए। ए। कौन कौन सा है? दो है ना इसमें ए, इसके एडजेसेंट। इस बी के एडजेसेंट ये भी है और ये भी है, ये दो ए हैं इसके एडजेसेंट। ठीक। और उस बी के अपोजिट कौन सा है? बी के अपोजिट भी ए। ए। अब मान लो मैं इस बी को उठा के कोई दूसरी जगह दे दूं, कोई भी इन चार में से कोई भी जगह में अगर इस बी को दे दूं, तब भी वही रहेगा। यस तब सर। तब भी बी के एडजेसेंट ए रहेंगे, उसके अपोजिट भी ए ही रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। नो सर। इसका मतलब है कि यहाँ पर रिलेटिव अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का या लिगेंड्स का स्पेस में, उसमें कोई भी डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं नहीं होगा। होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स कैन डिफर, उसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक और केस बता देता हूं। मान लो MA2BC है, इसमें अब तीन किस्म के लिगेंड्स हैं, ए बी और सी। ए दो है और बी और सी एक एक है। अब जरा इसमें चेक कर लो आप, क्या इसमें एडजेसेंट अपोजिट ऐसा कुछ पॉसिबल है? यस सर, इसमें होगा। इसमें पॉसिबल है बिल्कुल। यस सर, इसमें होगा। इसमें होगा। इसमें हम बनाएंगे जरा। अब इसमें जो सिमिलर लिगेंड्स है ना ए, उन दो को अगर मैं एडजेसेंट कर दूं और बाकी दो पोजीशंस पर आप बी और सी रख दो, ये बन जाएगा सिस आइसोमर। और इसका दूसरा आइसोमर मतलब ट्रांस आइसोमर बनेगा, जिसमें आप ये जो सिमिलर लिगेंड्स है ए और ए, इनको अपोजिट रख दो और बाकी दो पोजीशन पर कहीं भी बी और सी रख दो, चाहे ऐसे रख दो या इसके अपोजिट रख दो, ये बन जाएगा ट्रांस। राइट। तो M A2B C में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी इसको कहते हैं, ये पॉसिबल है। इसकी एक एग्जांपल भी आप नोट कर लो। प्लेटिनम के साथ दो अमोनिया रख दो, साथ में एक Cl, और उसके अलावा एक NO2 रख दो। ये इस टाइप का कम्प्लेक्स बन गया, MA2BC टाइप का कम्प्लेक्स बन गया। इसमें आप लोग सिस और ट्रांस आइसोमर्स खुद बना लो जरा जल्दी से। मैं भी यहाँ पर बनाऊंगा, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप लोग पहले खुद बनाओ, उसके बाद फिर स्क्रीन पर देखो।
हाँ जी, बन गया। यस सर। सर इसमें दो ही पॉसिबल होंगे ना, क्योंकि उसके बाद तो फिर से वही सिमिलर रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें दो ही बन सकते हैं, सिस और ट्रांस ही बन सकते हैं। अगर आप इसमें इसके अलावा कुछ और अरेंजमेंट्स बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बनेंगे, वो इन्हीं के जैसे होंगे। या तो वो यस सिस सर। होंगे या फिर ट्रांस होंगे। हाँ जी, ठीक है ना ये। यस सर। अच्छा, MABCD, इसमें हम चेक करना चाहते हैं क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं। इसमें चार लिगेंड्स हैं और चारों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्या इसमें डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट पॉसिबल है स्पेस में? बिल्कुल पॉसिबल है इसमें। यस यस सर है। इसमें भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज है कि हम उन आइसोमर्स को सिस और ट्रांस नाम नहीं दे सकते। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है, लेकिन सिस, क्योंकि सिस और ट्रांस हम किस बेसिस पर दे रहे थे नाम? हम कह रहे थे सिमिलर लिगेंड्स आर एडजेसेंट, हो गया सिस। और फिर कहते थे सिमिलर लिगेंड्स आर अपोजिट, उसका नाम हो गया ट्रांस। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी सिमिलर लिगेंड्स नहीं है, इसमें तो चार के चार डिफरेंट है। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो उनका है या जो रिलेटिव अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस तो होगा। सिर्फ सिर्फ सिस और ट्रांस नेम हम नहीं दे सकते। देखो अब इसमें हम कैसे आइसोमर्स बनाएंगे और कितने आइसोमर्स बनेंगे। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने का एक तरीका है कि आप इन चार में से किसी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर लो। जैसे मान लो मैं चार में से ए ले लेता हूं, इस ए को मैं ये पोजीशन दे देता हूं। ठीक है। इस अब हम देखेंगे इस ए के अपोजिट क्या है। तो एक केस में आप ए के अपोजिट रख दो बी, राइट। फिर दूसरा केस आप ले लो, उसमें भी आप ए को उसी जगह पर फिक्स कर दो और उसके अपोजिट आप सी कर लो। और एक और केस बनेगा ना अब, इस तीसरे केस में भी आप ए को फिक्स कर लो उसी जगह पर और उसके अपोजिट आप डी रख लो। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? ऐसा केस जहां पर चारों लिगेंड्स डिफरेंट हैं, वहां पर आप किसी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर लो। जैसे ए को मैंने फिक्स किया और उसके अपोजिट फिर डिफरेंट लिगेंड्स पुट करना आप शुरू कर दो। तो आपके पास तीन अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, एक में ए के अपोजिट बी, दूसरे में सी, तीसरे में डी। अब अब रहा ये जो दो पोजीशंस हैं, कौन सी पोजीशंस? ए के एडजेसेंट जो दो पोजीशंस हैं। अब मुझे बताओ, इस पहले केस में ए के एडजेसेंट हमने क्या रखना है? बी तो बी। आ गया ना, बी तो आ गया ना, बी आ गया अपोजिट। यस तो सर। एडजेसेंट कौन आ जाएगा? सी और डी। यस सर। अब आप सी सिक्योरिटी। सी को यहां पर रख दो, डी को यहां पर रख दो। या फिर अगर आप इसका उलट कर देंगे, मतलब सी को यहां पर रखेंगे, डी को यहां पर रखेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि पड़ेगा फर्क, जरा देख लो आप। नो सर। अगर आप सी और डी को अभी आपस में एक्सचेंज भी कर लोगे तो उससे कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि सी और डी दोनों ए के साथ एडजेसेंट पोजीशन ही ऑक्युपाई कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो दूसरा आइसोमर मैंने यहाँ पर बनाया था जिसमें ए और सी अपोजिट हैं, अब जो एडजेसेंट है वहां पर क्या बचा? बी और बी डी। एंड बी और डी उनको भी आप अपनी मर्जी है आपकी, बी को कहां पर रखोगे, डी को कहां पर रखोगे, दोनों एडजेसेंट है। और तीसरा आइसोमर में आप क्या करेंगे? बी और सी को रखेंगे हम एडजेसेंट पोजीशंस पर। इस तरह से ये तीन आइसोमर्स बने। हम इसमें सीधा लिखेंगे देयर आर थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन उनको हम सिस और ट्रांस नेम्स नहीं दे सकते। हाँ, हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि ये जो इसमें पहला आइसोमर है, इसमें बी है ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे आप कह सकते हैं। और दूसरे आइसोमर में कह सकते हैं सी इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए, और लास्ट वाले में डी इज ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ए। इस तरह से हम कह सकते हैं, अदरवाइज ओवरऑल हम इनको सिस ट्रांस नेम्स नहीं दे सकते। मुझे जरा बताओ, ये पॉइंट आपको समझ आ गया?
ये जो अभी तक हमने डिस्कस किए ये सब पॉइंट्स आपको समझ आ गए कि नहीं? यस सर। यस क्लियर सर। है ना? इसमें भी यस सर। इसमें भी चलो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फिर से प्लेटिनम का ही एक कम्प्लेक्स में लूंगा। प्लेटिनम के साथ एक अमोनिया रख दो, एक वाटर रख दो, एक क्लोरीन रख दो और एक NO2 रख दो। 4 डिफरेंट लिगेंड्स मैंने प्लेटिनम के साथ रख दिए। चारों मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। तो इस केस में कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। इसके इसके 3 आइसोमर्स आपने बनाने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप ड्रा करेंगे और उसकी जो पिक्चर्स होंगी वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब मैंने IUPAC नेमिंग आपसे पूछी थी उसमें बहुत कम बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया था। तो इस बार रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में। करना क्या है, इसके 3 स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं, 3 आइसोमर्स ड्रा करने हैं और उनके पिक्स उठा के ग्रुप में पोस्ट करने हैं। अच्छा, अभी स्क्वायर प्लेनर की ही बात चल रही है, तो मोनोडेंटेट में कितने केसेस पॉसिबल हैं, किस तरह से आइसोमर्स बन सकते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। अब अगर एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मान लो बाइडेंटेट लिगेंड है, तब क्या हो सकता है? देखो, मोनोडेंटेट लिगेंड्स के लिए हमने अभी तक जो सिंबल्स यूज किए, कहीं ए यूज किया, कहीं बी, कहीं सी, कहीं डी, इस तरह से, ये हमने मोनोडेंटेट लिगेंड्स के लिए ऐसे जनरल में इनके फॉर्मूले तो नोट फिर किए। आएगा ना? यस, यस, रिपीट। फिर उसमें टू ही आएगा ना बाइडेन। मैंने फिर आपकी आवाज बाइडेन नहीं टू अरे, आपकी आएगा। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है। हेलो सर, अब ठीक है? नहीं, अभी भी नहीं सुनाई दे अब रहा ठीक है। है सर? हाँ, अब ठीक है। ये पहले क्या कर रहे थे आप? सर ये मैं बोल रही हूँ कि उसको नहीं, पहले आवाज क्यों नहीं आ कुछ रही थी, नहीं अब सर। कैसे आ गई? हाँ, बोलो बोलो अब। सर मैंने जगह चेंज की थोड़ी। अब फिर से जगह खराब हो गई। बोलो दोबारा। हेलो सर, हाँ अब ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है, बोलो। सर मैं बोल रही हूँ कि उस केस में ML2 ही आएगा ना, क्योंकि दो ही बाइडेंटेट लेकिन चार मतलब वो लोन पेयर्स डोनेट करेंगे, अरे तो उस सब्र केस में करो। ML2 ही आएगा। अरे, इधर का सुनो ना, जब मैं बोलूंगा खुद ही पता चल जाएगा। अब वही तो मैं बता रहा था, आपने पहले इस क्वेश्चन पूछ लिया। अगर 2 मिनट सब्र करते तो उसका आंसर खुद ही आ जाता, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बता रहा था कि मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए मैंने सिंबल्स क्या यूज किए, A B C और D। अब जब बाइडेंटेट के लिए मैं करूंगा ना यूज, तो मैं एक लिगेंड के लिए ऐसे लिखूंगा, कैसे, AA। जब मैंने AA लिख लिया ना, आप समझ जाओ कि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तभी मैंने 2 एटम्स यहाँ पर। ठीक है ना? अगर मैं कहीं लिखूंगा BB, आप समझ जाओ ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। मैं 2 एटम्स इकट्ठे लिख रहा हूँ और साथ में ब्रैकेट डाल रहा हूँ। या फिर कभी मैं लिखूंगा AB, तो इसमें भी आप समझ जाओ 2 एटम्स में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये भी बाइडेंटेट हो जाएगा। क्लियर है ना? जब मैं खाली A लिख रहा हूँ या खाली B लिख रहा हूँ, मतलब मोनोडेंटेट। जब मैं AA लिखूँ या BB लिखूँ या AB लिखूँ, तो इसका मतलब है बाइडेंटेट। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप सबसे ये क्वेश्चन है, सब लोग कोशिश करना इसको, इसका आंसर देने की। एक जगह मैं लिख रहा हूँ AA और दूसरी जगह लिख रहा हूँ AB। दोनों का मैंने कहा बाइडेंटेट लिगेंड्स है। मैं क्या डिफरेंस शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जगह मैं AA लिख रहा हूँ, दूसरी जगह AB लिख रहा हूँ। यस, कोई आइडिया बताओ। सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल सर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल यस, बाइडेंटेट। यस, बिल्कुल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। क्या मतलब है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का? मतलब सर सिमेट्री इनकी ए मतलब एक ही सिमेट्री के हैं।
नहीं, क्या Symmetry. सिमेट्री समझाओ ना मुझे। Sir. आपने सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कहा ना, मुझे आप पे शक हो रहा है कि आपने बुक खोल के रखी है और वहां से आप देखकर बता रहे हो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। हो सकता है मेरा शक गलत हो, लेकिन अंदाजा है मेरा। मेरे पास बुक की नहीं है एनसीईआरटी तो। एनसीईआरटी नहीं, कोई दूसरी बुक? अगर आपने नहीं इसके सर। बगैर, अगर आपने बुक के बगैर ही सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कहा है तो बहुत अच्छा, शाबाश। सर मैंने ये ए देखा, मिस मीन सेम है ये, और ए बी डिफरेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने नाम बिल्कुल परफेक्ट बोला है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। लेकिन लेकिन डिफरेंस क्या है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में? सर ए मीन्स एक ही, मतलब एक ही टाइप के लिगेंड है, मतलब दो लिगेंड है, लेकिन इनकी जो है क्या बोलूँ। हाँ, अब बोलो, अब मैंने लिख लिया। हाँ सर यही, समझ गया। मतलब ए। हाँ, आपको असल में हाँ यही वर्ड्स बोलना था। वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छे। डोनर एटम्स सेम है। देखो भाई, यस बुरा नहीं मानना, सर। मैंने आपको बोला ना कि शायद आपकी बुक खुली है, इस पर बुरा नहीं मानना, मेरा मेरा अंदाजा था, मेरा गैस हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, उनको ऐसी बात कर लो तो वो एकदम से वो हो जाते हैं, ओहो सर ने ऐसा क्यों कहा, सर ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ तो मैं कभी कभी आप पर झूठा इल्जाम भी लगा दूँ तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती, ठीक है। यस सर। हाँ, चलो जी। जब मैंने ए लिखा, बाइडेंटेट लिगेंड है, मैंने ए और ए लिखा, इसका मतलब बाइडेंटेट में डोनर एटम दो होते हैं ना। तो इसका मतलब है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डोनर एटम्स आर द सेम। अगर मैं इवन बी बी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब भी यही है कि उसमें दोनों डोनर एटम्स सेम है। और जब मैं ए और बी लिख रहा हूँ, ए बी लिख रहा हूँ बाइडेंटेट के लिए, मतलब इसमें डिफरेंट डोनर एटम्स है। अब हमने बाइडेंटेट लिगेंड में तीन चार एग्जांपल्स पढ़ी थी ना। हमने एक पढ़ा था बाइडेंटेट में ई एन, ठीक। ई एन कौन सा लिगेंड था? ऑक्सीजन। ई एन था ना, इथेन 1,2 डायमाइन। जरा याद करो उसका स्ट्रक्चर में, जरा लिख रहा हूँ। NH2 CH2 CH2 NH2, इथेन 1,2 डायमाइन। इसमें डोनर एटम क्या थे? इसमें डोनर एटम दोनों नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन। इसका मतलब है ये सिमेट्रिकल आ गया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। या वो जो ए टाइप मैंने लिखा। अच्छा, ऐसा ही एक और लिगेंड हमने पढ़ा था बाइडेंटेट में, वो था ऑक्जेलेट। ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल, ऑक्जेलेट में क्या था? सी ओ ओ नेगेटिव और साथ में COO नेगेटिव। देखो इसमें भी डोनर एटम्स क्या है? इसमें ऑक्सीजन है डोनर एटम। ऑक्सीजन आइटम्स। दोनों ऑक्सीजन एटम्स जिन पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये भी इसी तरह का सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, ए टाइप या बी टाइप। अब जरा मैं आपको अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बताता हूँ। एक लिगेंड हमने पढ़ा था GLY, उसका नाम किसको याद है? GLY, नाम बताओ कोई। नहीं? GLY। सर ये ग्लाइसिन। ग्लाइसिनो क्या था, या ग्लाइसिनेटो। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लाइसिनेट, हाँ बिल्कुल, एज लिगेंड उसका नाम ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो आता है, बिल्कुल। यस सर। और ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, NH2CH2COO नेगेटिव। अब इसमें देखो डोनर एटम्स क्या है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसको हम ए बी टाइप का लिगेंड कहेंगे, ठीक। अब मैं आपको ये, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ए और ए बी समझाने की कोशिश कर रहा था। अब मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, MAA ट्वाइस,
जिसको अभी सान्या ने कहा था Ml2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। Ml2 लिख लो, क्योंकि ए क्या है, एक लिगेंड है। इसमें दो लिगेंड्स हैं लेकिन दोनों लिगेंड्स बाइडेंटेट हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम खाली Ml2 लिखेंगे, वहां से हमें पता नहीं ना चल रहा है कि ये L मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। इसलिए बेहतर है कि हम इस तरह से लिखें, MAA ट्वाइस लिख देंगे। हमें पता चल जाएगा देयर आर टू बाइडेंटेट लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। और अब मुझे आप बताओ, ये जो MAA ट्वाइस है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है या नहीं? होमोलैप्टिक है सर, ये तो मे भी नहीं होगा। होमोलेप्टिक है तो नहीं हो सकता, चलो ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब मैं इस टाइप का लिगेंड आपको दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ, क्या इसमें, अब इसमें भी दो लिगेंड्स हैं, दोनों सिमिलर लिगेंड्स हैं, है कि नहीं? ए बी ही है ना दोनों, ये भी होमोलिप्टिक ही है। क्या ये, क्या इस कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है या फिर नहीं? इसमें ज्योमेट्रिकल सर आइसोमेरिज्म होगा। लिगेंड एक ही टाइप का लिगेंड एक ही है, टाइप के हैं लेकिन डोनर एटम्स एक टाइप के नहीं ना है। तो डोनर एटम्स की पोजीशन इंटरचेंज होगी। बिल्कुल, डोनर एटम्स है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिखकर बताता हूँ। ये आ गया सेंट्रल मेटल, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है। अब देखो, ए बी, ये ए बी यहाँ पर मैं आपस में लिंक करके बता रहा हूँ। ये जो ए और बी है ना, इनको मैंने आपस में लिंक करके शो किया है। इसका मतलब है कि ये ए बी एक ही लिगेंड है। ओके, ये बाइडेंटेट है। अच्छा, ये जो मैंने ए बी लिखा था, इसको मैंने आपस में लिंक करके बता दिया, ताकि आपको पता चले कि ये एक ही लिगेंड है और डोनर एटम दो हैं। एक डोनर एटम है ए, दूसरा डोनर एटम है बी। राइट। अब दूसरा लिगेंड है ए बी, और ये दोनों भी आपस में लिंक्ड हैं। ये भी एक ही है। ये बन गए दो लिगेंड्स, दो बाइडेंटेट लिगेंड्स। आप देखो जरा, इनमें जो सिमिलर डोनर एटम, यहां पर हम सिमिलर लिगेंड्स नहीं कहेंगे, यहां पर क्या कहेंगे? यहां पर हम सिमिलर डोनर एटम्स कहेंगे। आप बताओ, सिमिलर डोनर एटम्स एडजेसेंट हैं कि अपोजिट हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट हैं, तो इस आइसोमर को हम नाम देंगे सिस आइसोमर। से अब इसका मैं ट्रांस बनाना चाहता हूं। ये देखो, अपोजिट कर देंगे। ये ये एक में ऐसे रख लेता हूं ए बी, और दूसरा ए बी अब मैं ऐसे लिख देता हूं। क्लियर है? यस सर। अब जरा देखो, यहां पर भी वही दो लिगेंड्स हैं, ए बी और ए बी। एक लेफ्ट साइड पर मैंने बताया, एक राइट साइड पर बता दिया, ए बी। लेकिन अब आप देखो, सिमिलर लिगेंड्स नहीं बल्कि सिमिलर डोनर एटम्स, क्या वो एडजेसेंट हैं कि अपोजिट है? अपोजिट अपोजिट। है ना। देखो, ए और ए अपोजिट आ रहा है, बी और बी वो भी अपोजिट आ रहे हैं, तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। राइट। इसकी एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लो प्लेटिनम है और प्लेटिनम के साथ GLY ट्वाइस, मतलब ग्लाइसिनेट है प्लेटिनम के साथ। इसका नाम हम देंगे डाईग्लाइसिनेटो
प्लेटिनम सेकंड। ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर भी हम जानते हैं, वो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर अब ड्रा करूंगा। पहले मैं प्लेटिनम बना लेता हूँ, प्लेटिनम की 4 पोजीशंस स्क्वायर प्लेनर में। अब ग्लाइसिनेट, NH2, CH2, COO नेगेटिव। ये देखो, ये मैंने एक ग्लाइसिनेट बना दिया। NH2, CH2, COO नेगेटिव है ना। जो O नेगेटिव वाला O जो था वो मैंने प्लेटिनम के साथ बता दिया कि वो बॉन्ड बना रहा है, और दूसरी तरफ NH2 वाला नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये आ गया एक ग्लाइसिनेट। दूसरा ग्लाइसिनेट भी मैं ऐसे ही यहाँ पर बना रहा हूँ, NH2, CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अच्छे से देखो और ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। और इस आइसोमर को हम सिस आइसोमर कहेंगे। कर लिया ड्रा आप लोगों ने? जल्दी से कर लो, टाइम, क्लास का टाइम अब खत्म होने वाला है। अब इसी का मैं ट्रांस आइसोमर बनाने जा रहा हूँ। अब हमने सिर्फ ये करना है कि जो सिमिलर डोनर एटम्स होंगे उनको अपोजिट पोजीशन पे लाना है। ये मैंने एक ग्लाइसिनेट बना दिया। ये बन गया दूसरा ग्लाइसिनेट। और अब आप देख सकते हैं कि जो सिमिलर डोनर एटम्स हैं, जैसे नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं तो वो अपोजिट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसी तरह जो दो ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं वो भी अपोजिट पर हैं, तो ये बन गया हमारा ट्रांस आइसोमर। बन गया। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम यहीं पर क्लोज कर लेते हैं। आज हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होगा, और उसके बाद फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी बात करेंगे। कल थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हम चलेंगे, क्योंकि जो बिगिनिंग होती है उसमें थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है। कल हम उसमें ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे, आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। ओके। सर शाम वाली क्लास होती है 4 बजे।